नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कोरोना रोकथाम के लिए सरकार पूरे तरीके से सख्त नजर आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना समीक्षा बैठक के लिए अहम फैसले लिए हैं। प्रदेश में बढ़ाया गया नाइट कर्फ्यू का समय, अब रात 9 बजे से ही बाजारों को बंद करना होगा। 10 शहरों में कर्फ्यू रात 10 बजे से लागू होगा। इस दौरान चित्तौड़गढ़ आबू रोड में भी अब नाइट कर्फ्यू होगा। इससे पहले 8 शहर थे, उसमें चित्तौड़गढ़ और आबू रोड को जोड़ दिया गया है, यानी कि अब 10 शहरों के अंदर नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान पुलिस प्रशासन और निकाय की टीमें लगातार चेकिंग करती रहेगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि नाइट कर्फ्यू का कोई उल्लंघन कर रहा है। 14 अप्रैल तक सघन निरीक्षण अभियान चलेगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने अफसरों को भी इस दौरान दिशा निर्देश दिए हैं और कहा गया है कि कोरोना को लेकर जिलों का एक्शन प्लान तैयार किया जाए। नो मास्क नो एंट्री की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए। लोगों का जीवन बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता बनाना है। बढ़ते संक्रमण के चलते कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करे। टीकाकरण की गति बढ़ाने और मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए गए हैं। इस दौरान पॉजिटिविटी रेट, मृत्यु दर, ग्रोथ रेट को भी मॉनिटर किया जाए। सभी कलेक्टर्स कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर फोकस करें। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग यानी कि अगर कोई एक कोरोना संक्रमित होता है तो उसके कॉन्टैक्ट में कौन कौन आया है उसको तुरंत ट्रेस किया जाए और उनके भी सैंपल लिए जाए। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर भी फोकस किया गया है। यह दरअसल मुख्यमंत्री ने जब इससे पहले बैठक ली थी उसमें शब्द निकलकर सामने आया था, माइक्रो कंटेनमेंट जोन। इसमें कहा गया कि अगर किसी जगह पर 5 लोग कोरोना संक्रमित मिलते हैं तो उसे कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा। उस बिल्डिंग को, उस कॉलोनी को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया जाएगा। वहीं कोविड की दूसरी लहर और टीकाकरण का तीसरा चरण 1 अप्रैल से शुरू होगा। वैक्सीनेशन का तीसरा चरण 45 से ज्यादा उम्र के सभी लोगों का वैक्सीनेशन होगा। दूसरी तरफ कुछ राज्यों में तेजी से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। मसलन महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात, इन 6 राज्यों में कुछ दिनों में कोविड से 4 गुना मौतें हो चुकी हैं और इन राज्यों में कोविड के औसतन 78.56% नए मामले सामने आए। ऐसे में बेहद जरूरी है कम से कम इन 6 राज्यों के अंदर वैक्सीनेशन की स्पीड को तेज किया जाए और उसके साथ साथ लोगों को पाबंद किया जाए कि वो मास्क का हर हाल में इस्तेमाल करें। हालांकि कल का दिन काफी बड़ा रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ कोविड की दूसरी लहर और दूसरी तरफ टीकाकरण का तीसरा चरण कल से शुरू हो रहा है। इस दौरान जो तीसरा चरण है उसमें अब 45 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उन सभी को वैक्सीनेट किया जाएगा। दूसरी तरफ जिन राज्यों का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं जहां कोविड के मामले तेजी से बढ़े हैं, उनमें महाराष्ट्र पहले पायदान पर है, जहां लगभग कहा जा सकता है कि कोरोना अनकंट्रोल हो चला है। इसके अलावा पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात, इन राज्यों के अंदर भी बीते कुछ दिनों के अंदर ही 4 गुना मौतें बढ़ गई हैं और इन राज्यों में कोविड के औसतन 78.56 नए मामले सामने आए। और अब बात करते हैं राजस्थान में 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की और इसको लेकर बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी के 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है। इसमें वसुंधरा राजे का नाम है, अरुण सिंह का नाम है, भारतीबेन, सतीश पूनिया, गुलाबचंद कटारिया, ओम माथुर, भूपेंद्र यादव, चंद्रशेखर, राजेंद्र राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, कैलाश चौधरी, किशनलाल गुर्जर, अलका गुर्जर, अरुण चतुर्वेदी, अशोक परनामी, वासुदेव देवनानी, नारायण सिंह देवल, जोगेश्वर गर्ग, भजनलाल शर्मा, मदन दिलावर, सुशील कटारा, किरोड़ी लाल मीणा, दिया कुमारी, राजेंद्र राठौड़, कनकमल कटारा, सीपी जोशी, सुभाष बहेड़िया, राहुल कस्बा, नारायण लाल पंचारिया लिस्ट में शामिल है। यानी वो सुपर 30 जो तीनों सीटों पर बीजेपी को जिताने के लिए जमीन पर काम करते नजर आएंगे। उनके नाम तय कर दिए गए हैं, लेकिन जिस नाम पर सबकी नजर थी वो नाम था वसुंधरा राजे का, क्योंकि राजसमंद को छोड़कर सहाड़ा और सुजानगढ़ के अंदर जो पोस्टर लगे थे, यहां तक कि तीनों प्रत्याशियों के लिए जो पोस्टर जारी किए गए थे उनमें वसुंधरा राजे का चेहरा नहीं था और यहां से माना जा रहा था कि गुटबाजी एक बार फिर से खुलकर सामने आई है। लेकिन जो सुपर 30 की लिस्ट बीजेपी ने जारी की है उसमें अब बाकायदा वसुंधरा राजे का नाम है और इसके अलावा वो तमाम नेता
जो राजस्थान से जुड़े हैं किसी भी तरीके से, उनके भी नाम जुड़े हैं। अरुण सिंह का नाम है, भारतीबेन, सतीश पूनिया, गुलाबचंद कटारिया, ओम माथुर, भूपेंद्र यादव, चंद्रशेखर, राजेंद्र राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, कैलाश चौधरी, किशनलाल गुर्जर, अलका गुर्जर, अरुण चतुर्वेदी, अशोक परनामी, वासुदेव देवनानी, नारायण सिंह देवल, जोगेश्वर गर्ग, भजनलाल शर्मा, मदन दिलावर, सुशील कटारा। इसके अलावा किरोड़ी लाल मीणा, दिया कुमारी, राजेंद्र गहलोत, कनकमल कटारा, सीपी जोशी, सुभाष बहेड़िया, राहुल कस्बा, नारायण लाल पंचारिया लिस्ट में शामिल हैं। यानी कि राजस्थान के वो दिग्गज नेता जो प्रभाव डाल सकते हैं जातिगत तौर पर भी और सियासी तौर पर भी। इसके अलावा वो सांसद भी जो किसी ना किसी तरीके से तीनों सीटों से जुड़े हैं। राहुल कस्बा सांसद और उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में सुजानगढ़ आती है। इसी तरीके से सीपी जोशी सांसद, उन्हीं के क्षेत्र में सहाड़ा सीट आती है। और राजसमंद से दिया कुमारी, जहां विधानसभा का बाई इलेक्शन होना है। इसके अलावा भी राजेंद्र गहलोत, किरोड़ी लाल मीणा जो कि राज्यसभा सांसद है। ये तमाम वो नाम जिनके जरिए सुपर 30 से तीनों सीटों को विजय प्राप्त करने के लिए बीजेपी अब जमीन पर काम करती नजर आई। तो ये नाम हम आपको बता रहे हैं, नामों को जरा देखिए। अशोक परनामी, वासुदेव देवनानी, नारायण सिंह देवल, जोगेश्वर गर्ग, इसके अलावा भजनलाल शर्मा, मदन दिलावर, सुशील कटारा, किरोड़ी लाल मीणा, दिया कुमारी। ये वो नाम है जो अब स्टार प्रचारक के तौर पर तीनों सीटों पर प्रचार करते हुए नजर आएंगे, कमल के निशान के साथ दिखाई देंगे, कमल के लिए वोट मांगते दिखाई देंगे। तो ये बीजेपी के सुपर 30 प्रचारकों की लिस्ट है, जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी थी। कुछ नाम ऐसे थे जिन पर ज्यादा नजरें थी, लेकिन वो नाम भी लिस्ट के अंदर दिखाई दिए। अर्जुन मेघवाल, कैलाश चौधरी, किशनलाल गुर्जर, अलका गुर्जर, अरुण चतुर्वेदी, दिया कुमारी, राजेंद्र सोलंकी, कनकमल कटारा, किरोड़ी लाल मीणा। अब सवाल यह है कि कितने नेता कहां पर कितनी जिम्मेदारी संभालते हुए दिखाई देंगे और फोकस कहां होगा। क्या सबसे ज्यादा फोकस राजसमंद सीट पर किया जाएगा, या 2018 में जो सीट सहाड़ा और सुजानगढ़ बीजेपी के हाथ से खिसक गई थी, क्या उन सीटों पर बीजेपी पुरजोर कोशिश लगाएगी? क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत सहाड़ा सीट पर आ सकती है, क्योंकि वहां पर न सिर्फ लादूलाल पितलिया निर्दलीय के तौर पर पर्चा दाखिल कर चुके हैं, बल्कि इसके अलावा 2018 में जिनको बीजेपी ने टिकट दिया था उनके भाई ने भी ताल ठोक दी। ऐसे में बीजेपी के लिए सहाड़ा में हो सकता है अंदर खाने काफी ज्यादा दिक्कतें महसूस हो। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इमरान खान का पत्र, और इस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पत्र लिखा। मोदी ने 23 मार्च को इमरान को पत्र लिखा था। मोदी ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस पर पत्र भेजा था। मोदी के पत्र के जवाब में इमरान खान ने पत्र लिखा, दोनों देशों के कारोबारी रिश्ते बहाल करने की अपील। लेकिन कश्मीर के मुद्दे पर राग अलापना इमरान इस पत्र में भी नहीं भूले। कश्मीर मुद्दे पर अपनी नीति पर कायम, लेकिन रिश्ते सामान्य बनाए रखने की इच्छा भी है। यानी कि दरअसल वो कारोबार करना चाहते हैं। जिस तरीके की आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की हो चली है, उनके समझ में आ चुका है कि भारत से अगर आर्थिक तौर पर पाकिस्तान कट गया तो फिर कंगाली की राह पर आके बर्बाद हो जाएगा। और हालात कुछ पाकिस्तान के ऐसे ही बन चले हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को इमरान खान ने पत्र लिखा है, और इस पत्र में कश्मीर का राग जरूर अलापा है। और यह सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि पाकिस्तान में जरूरी है, जबकि इमरान भी ये जानते हैं कि कश्मीर अब पाकिस्तान कभी नहीं पा सकता, और वो कभी उसका था भी नहीं। भारत ने जिस तरीके से कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में बदला, उसके बाद पाकिस्तान में बौखलाहट, लेकिन वो ये समझ गया है कि कारोबारी रिश्ते बेहद जरूरी, और इसीलिए वो तमाम चीजों को भुलाकर अब एक तरीके से गिड़गिड़ा रहा है, चाह रहा है कि रिश्ते सामान्य किए जाएं, कारोबार एक बार फिर से शुरू किया जाए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी को विश्व भारती के शिक्षकों का पत्र मिला है। विश्व भारती के 206 फैकल्टी सदस्यों ने पत्र भेजा है। विश्वविद्यालय के मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप पर चिंता जाहिर की है।
कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर भी चिंता जाहिर की है। शिक्षण संस्थाओं को राजनीति से बचाने की जरूरत पर भी जोर दिया। विश्व भारती के कुलाधिपति भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इसीलिए उनको पत्र लिखा गया और कहा गया है कि देखिए, राजनीति को इससे दूर रखिए और इसके लिए बाकायदा 206 फैकल्टी सदस्यों ने पत्र लिखा है। राजनीतिक हस्तक्षेप पर चिंता जाहिर की। इसके साथ साथ कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर भी चिंता जाहिर की गई है और कहा गया कि शिक्षण संस्थाओं को राजनीति से बचाने की बेहद जरूरत है। और ये जिन्होंने लिखा है वो है विश्व भारती के शिक्षक, जिनकी संख्या 206। प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है क्योंकि विश्व भारती के कुलाधिपति ही हैं प्रधानमंत्री मोदी। पेमेंट कंपनियों पर निगरानी बढ़ाएगा रिजर्व बैंक। दरअसल इंडियन टेक स्टार्टअप के लिए साइबर सिक्योरिटी जरूरी है। पिछले कुछ महीनों से साइबर धांधली की शिकायतें मिल रही थी। सिक्योरिटी और पेमेंट डाटा का स्टोरेज प्रमुख मुद्दा है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम विभाग ने यह पत्र जारी किया है। 1 अप्रैल से सभी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के लिए नियम है। साल में 2 बार आरबीआई को देना होगा कंप्लायंस सर्टिफिकेट। हर साल 30 अप्रैल और 31 अक्टूबर को ये सर्टिफिकेट देना। सेंड अ मैसेज टू म्यांमार। जोखिम ले रहा भारत, ना खुद की चिंता ना दूसरों की सीमा पार कर चुकी है। म्यांमार की सेना सरकार फरवरी में लोकतंत्र खत्म कर सत्ता पर कब्जा कर चुकी है। इसके बाद लोकतंत्र की मांग करने वालों पर अत्याचार किया गया। बेगुनाह सैकड़ों की हत्या कर दी गई। म्यांमार सरकार पूरे तरीके से कंट्रोल करने की स्थिति में और इसमें वो लोगों की जिंदगी को भी नहीं बख्श रही। जो आवाज उठा रहा है उसको दबा दिया जाए। भारत ने 1990 के दशक में किया था लोकतंत्र का समर्थन। अब दुविधा में भारत सरकार, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। और इस दौरान भारत सरकार की तरफ से म्यांमार को भेजा जाना चाहिए संदेश, भारत को अपने लोकतांत्रिक मूल्य कायम रखने की जरूरत है। और लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि म्यांमार की जनता सैन्य शासन की तानाशाही से पूरे तरीके से त्रस्त हो चुकी है। दूसरी तरफ भारत म्यांमार की सैन्य परेड में शामिल, साथ ही भारत की सीमा में म्यांमार के लोगों का प्रवेश भी लगातार जारी है। अगर बात की जाए मिजोरम और मणिपुर की, तो म्यांमार के सैकड़ों शरणार्थी यहां पर पहुंचे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि म्यांमार के शरणार्थियों का रिकॉर्ड रखा जाए। ऐसा ना हो कि घुसते ही चले जाएं और बाद में समझ ना आए कि कितने म्यांमार से शरणार्थी भारत में आ चुके हैं, किस हिस्से में आ चुके हैं। स्थिति सामान्य होने पर शरणार्थियों को वापस भेजा जाए। भारत म्यांमार के बीच 1600 किलोमीटर से ज्यादा की लंबी सरहद लगती है। म्यांमार की परिस्थितियों का सीधे भारत पर असर भी पड़ता है और ये मांग लगातार उठी भी, क्योंकि एक बार ये कहा गया कि जो शरणार्थी वहां से आ रहे हैं उनको वापस किया जाए, लेकिन फिर यह भी कहा गया कि जो आ रहे हैं उनको व्यवस्था दी जाए। इस दौरान यह जरूर है कि जितने भी आए उनका रिकॉर्ड रखा जाए ताकि जैसे ही हालात सामान्य हो उन सभी को वापस म्यांमार भेज दिया जाए। ट्रेन में बैठने से पहले मोबाइल चार्ज कर लें, वरना झेलनी पड़ सकती है परेशानी। ट्रेनों के यात्री रात में चार्ज नहीं कर सकेंगे मोबाइल। रेलवे के निर्देश, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक चार्जिंग बंद रहेगी। फोन, लैपटॉप, अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चार्ज नहीं होंगे। पश्चिम रेलवे ने शुरू कर दिया निर्देश का पालन। रात में चार्जिंग पॉइंट पर बिजली सप्लाई बंद रहेगी। अब इसके पीछे का कारण तो नहीं बताया गया कि आखिर इस बिजली सप्लाई को बंद किस लिए किया गया। क्या बिजली कम करने के लिए, खपत कम हो इसलिए ऐसा किया गया है, या फिर रात को कहीं ऐसा ना हो कि चार्जिंग के जरिए बोगी को दिक्कत हो जाए, इसलिए ऐसा किया गया। कारण नहीं बताया गया, लेकिन आपके लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं और रात का सफर करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि रात को आप अपने फोन को चार्ज करने के लिए सोचें और बिजली रेल से ले लें। यह मुमकिन नहीं होगा। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक चार्जिंग बंद रहेगी। ना फोन चार्ज कर पाएंगे, ना लैपटॉप चार्ज कर पाएंगे और ना ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चार्ज कर पाएंगे। राजस्थान के शूटर्स को मिलेगा तोहफा। जगतपुरा रेंज पर जल्द लगेंगे इलेक्ट्रॉनिक टारगेट। खेल परिषद ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी। खेल मंत्री अशोक चांद्रा ने लगाई फाइल पर मोहर और करीब 5 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रॉनिक टारगेट लगी।
अगले महीने शूटर्स का इंतजार खत्म हो जाएगा और एक बड़ा तोहफा कहा जा सकता है कि अप्रैल के महीने में शूटर्स को राजस्थान में मिलेगा और इसके जरिए इलेक्ट्रॉनिक टारगेट पर वो प्रैक्टिस कर पाएंगे और बेहतर परिणाम भी आने वाले कंपटीशन में दे पाएंगे। प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशील फैसला किया और राजस्थान दिवस पर 1349 कैदी को रिहा कर दिया। बैंड बाजों के साथ जेल से बाहर निकाला गया और ये यकीनन एक बड़ा तोहफा। जेल डीजी राजीव दासोत ने सीएम को प्रस्ताव भिजवाया था। मुख्यमंत्री गहलोत की हरी झंडी के बाद गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए और सोचिए 1349 लोग जो ना जाने कब से सलाखों के पीछे हो, अलग अलग अपराधों के अंदर हो, कुछ को आचरण की वजह से छोड़ दिया गया होगा तो किसी को किसी और वजह से, लेकिन अब वो परिवारों के बीच होंगे और एक बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। मुख्यमंत्री राजस्थान दिवस पर एक बड़ा तोहफा इन कैदियों को दिया। विज्ञ बताओ का स्वागत है और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। दक्षिण परगना में गढ़ बचाना टीएमसी की बड़ी चुनौती है। 2016 में टीएमसी ने 31 में से हासिल की थी 29 सीटें, जबकि माकपा 2 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब हुई। बीजेपी और कांग्रेस को यहां निराशा झेलनी पड़ी थी क्योंकि खाता ही नहीं खुला। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में भगवा लहर चलने के बाद अब परिस्थिति बदलती हुई नजर आई। इस बार सभी सीटों पर मुख्य रूप से बीजेपी और टीएमसी में मुकाबला है। अभिषेक बनर्जी भी इसी जिले के डायमंड हार्बर सीट से सांसद हैं। अभिषेक बनर्जी यानी कि ममता बनर्जी के भतीजे। हालांकि अंदर खाने कई तरीके के विवाद, लेकिन जिस तरीके से दक्षिण परगना को टीएमसी अपना गढ़ मानती थी और बाकायदा 2016 में गढ़ दिखाई भी दिया था क्योंकि 31 में से 29 सीटें टीएमसी ने जीती थी, जबकि माकपा 2 सीट जीत गई थी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों खाता ही नहीं खोल पाए। उसके बाद 2019 में लोकसभा का चुनाव नजर आया और इस दौरान भगवा लहर के बाद यहां की परिस्थिति एक तरीके से कह सकते हैं कि बदल चुकी है और अब बीजेपी जिस आक्रामक अंदाज में वहां प्रचार कर रही है उससे स्थिति और ज्यादा जमीन पर बदलती दिखाई दे रही है। इस बार सभी सीटों पर मुख्य रूप से बीजेपी और टीएमसी में मुकाबला है। अभिषेक बनर्जी भी इसी जिले की डायमंड हार्बर सीट से सांसद है। आईडीबीआई के निजीकरण की प्रक्रिया की तैयारी और इस दौरान आईडीबीआई में पूरी हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को सौंपने की तैयारी में सरकार और एलआईसी का पूरा हिस्सा बेचा जाएगा निजी क्षेत्र के हाथों में। कुछ दिनों में कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है। आईडीबीआई को खरीदने के लिए विदेशी बैंक भी बोली लगा सकेंगे। आईडीबीआई में केंद्र ने 51% हिस्सेदारी 2019 में एलआईसी को बेची थी। अभी इसमें एलआईसी की 51% और केंद्र की 47.11% हिस्सेदारी है और अब इसको बेचने की तैयारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि आईडीबीआई को अब पूरे तरीके से निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा, यानी कि ना तो सरकार की हिस्सेदारी रहेगी और ना ही एलआईसी की हिस्सेदारी रहेगी। दोनों हिस्सेदारी को निजी बैंकों के हाथों में भेज दिया जाएगा और कुछ दिनों में कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की भी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। और अब बात करते हैं बीजेपी के मिशन केरल की। सूबे में बीजेपी के राजनीतिक अभियान को गंभीरता दे रहे श्रीधरन की मौजूदगी स्टार राजनेताओं की श्रेणी में जगह बना रही मेट्रोमैन श्रीधरन। वैसे केरल में सीधी लड़ाई एलडीएफ और यूडीएफ गठबंधन के बीच है। इसके बावजूद श्रीधरन को उतार बीजेपी ने भविष्य की उम्मीदें लगा रखी है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मेट्रोमैन के लिए जनसभा कर चुके हैं। आरएसएस की सक्रियता से भी केरल में बीजेपी की मौजूदगी चुनावी माहौल को गति दे रही है। उमस भरी गर्मी में भी श्रीधरन के प्रचार में भीड़ जुट रही है। कुछ जगहों पर लोगों ने आदर भाव से पांव भी धोए। लोकप्रियता की कसौटी पर युवाओं के बीच में भी श्रीधरन ने पैठ बनाई है, यानी कि बीजेपी ने जिस तरीके से मेट्रोमैन श्रीधरन को आगे किया, उस मिशन में श्रीधरन भी काफी हद तक कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। और अब बात करते हैं कन्याकुमारी में लेफ्ट की स्थिति राइट नहीं है। बंगाल के अलावा दक्षिण भारत में भी लेफ्ट की हालत पतली है। तमिलनाडु और केरल सीमा पर स्थित कन्याकुमारी में बसता था कभी डंका, लेकिन अब दृश्य
बदल चुका पूरे तरीके से। फिलहाल यहां न लेफ्ट प्रत्याशी का नाम है और न ही प्रचार का कोई शोर सुनाई देता है। जहां से सीपीएम के सांसद और विधायक जीतते थे लगातार चुनाव, लेकिन अभी सीपीएम और सीपीआई का एक भी प्रत्याशी कन्याकुमारी के मैदान में नजर नहीं आ रहा। स्टालिन के नेतृत्व में गठबंधन एसपीए ने कन्याकुमारी से लेफ्ट को टिकट नहीं दिया। 2016 के बाद से लेफ्ट पार्टियों का वर्चस्व कम होना शुरू हो चुका। सीडी मामले में गिरफ्तार हो सकते हैं रमेश जारीकिहोली। सीडी में एक महिला के साथ दिखे थे जारीकिहोली। इसके बाद जारीकिहोली को देना पड़ा मंत्री पद से इस्तीफा। 2 मार्च से लापता महिला ने बेंगलुरु में बयान दर्ज करा। कल दोपहर बाद वकील के साथ अदालत पहुंची महिला और इससे पहले वकील के जरिए 26 मार्च को एफआईआर दर्ज कराई। रमेश जारीकिहोली पर यौन प्रताड़ना और रेप के आरोप है। महिला की मेडिकल जांच भी पुलिस करवा सकती है, यानी कि रमेश जारीकिहोली की मुश्किलें बढ़ना लगभग तय। वहीं पश्चिम बंगाल से जुड़ा यह बड़ा अपडेट, क्योंकि 3 दशक में पहली बार ममता नहीं दिखाई दे रही अजय। बंगाल में सबसे हॉट सीट बनी है नंदीग्राम। नंदीग्राम बना टीएमसी और बीजेपी के लिए नाक का सवाल। दीदी भी एक साधारण उम्मीदवार की भांति वोट मांग रही है। ममता मंच से संस्कृत के श्लोक और मंत्र उच्चारित कर रही है। दूसरी तरफ शुभेंदु के लिए नंदीग्राम बन गया अस्तित्व की लड़ाई, लेकिन बीजेपी आलाकमान का शुभेंदु को मिल रहा है पूरा सपोर्ट और इसीलिए पूरे देश की नजर न सिर्फ पश्चिम बंगाल पर टिकी है, बल्कि पश्चिम बंगाल में भी नंदीग्राम पर टिक गई है, क्योंकि नंदीग्राम टीएमसी और बीजेपी के बीच में नाक का सवाल बन चुका है। एक तरफ ममता दीदी जो यहां से उम्मीदवार के तौर पर है और वो भी पूरा एडी चोटी का जोर लगा रहे। ज्यादातर वक्त वो पश्चिम बंगाल में अगर किसी सीट पर लगा रही है तो वो नंदीग्राम यानी कि अपनी ही सीट पर वो सबसे ज्यादा वक्त न सिर्फ बिता रही है, बल्कि मंच से संस्कृत के श्लोक मंत्र और गोत्र तक बता दिया जा रहा है। दूसरी तरफ शुभेंदु है जो टीएमसी के एक तरीके से नंबर 2 के नेता हुआ करते थे, लेकिन अब वो बीजेपी में है। वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके लिए भी ये अस्तित्व की लड़ाई, लेकिन बीजेपी आलाकमान का शुभेंदु को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम से पहुंची गहरी ठेस। वाजे प्रकरण से महाराष्ट्र की प्रशासनिक साख मिट्टी में मिल गई। ना अघाड़ी की जीत, ना बीजेपी की जीत, बल्कि महाराष्ट्र शर्मसार हुआ है। जबकि हमारे नेतृत्वकर्ताओं ने बड़ी मेहनत से प्रदेश को संवारा था। राजनीति आरोप प्रत्यारोप से आगे षड्यंत्र का लेती आकार तो मन होता विचलित। अधिकारी अपने हितों के लिए राजनेताओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रशासन ने ले लिया गैंग का रूप और गैंग की तरह पुलिस में बन गए और राजनीति ही नहीं, हर जगह चल रहा नीचे नीचा दिखाने का कैंपेन। वहीं नीतीश कुमार का घटता कद, इंडियन एक्सप्रेस की पावर लिस्ट में गिरा ग्राफ। साल 2020 के देश के सबसे शक्तिशाली 100 लोगों की सूची और सूची में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिला 80वां स्थान, जबकि नीतीश को साल 2019 में मिला था 18वां स्थान। बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बावजूद कम होती गई हैसियत। वैसे नीतीश कुमार की इस पावर लिस्ट में सबसे ऊंची रैंकिंग रह चुकी 13। साल 2015 में जब लालू प्रसाद के साथ चुनाव लड़ बीजेपी को निर्णायक रूप से पराजित किया था, लेकिन बीजेपी के साथ चुनाव लड़ फिर मुख्यमंत्री बन तो गए, लेकिन 80वें नंबर पर पहुंच गए और जगन मोहन से लेकर पिनराई विजयन तक लगभग सभी मुख्यमंत्री नीतीश से इस पावर लिस्ट में ऊपर है। और अब बात करते हैं शरद पवार की राजनीति के स्टाइल की। अमित शाह से मुलाकात के कुछ भी हो सियासी मायने, लेकिन पवार ने अपने स्टाइल में साध लिया था। वैसे भी दिल्ली में पवार को लेकर कई तरह की कहावत मशहूर है। अगर पवार ने मुंबई का टिकट लिया तो तय नहीं कि वो मुंबई ही जाए। वैसे ही पवार राजनीति भी करते हैं, लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं। तभी शाह से पवार की मुलाकात के बाद भी बीजेपी को नहीं रखनी चाहिए ज्यादा उम्मीद। उद्धव ठाकरे पर प्रेशर बनाने के खेल में पवार शायद सफल हो गए, क्योंकि इस खबर के बाहर आने से शिवसेना में खलबली
मची हुई। वहीं सवाल यह भी है कि महाराष्ट्र में बीजेपी किसके खिलाफ। अमित शाह, शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल की मुलाकात की खबर हैरान करने वाली है। अहमदाबाद के बड़े कारोबारी के यहां हुई मुलाकात की खूब चर्चाएं हो रही हैं। एनसीपी नेता कर रहे इनकार तो बीजेपी नेता दे रहे मुलाकात के संकेत। वैसे मुलाकात की पुष्टि कई तरह से हो रही, तो फिर महाराष्ट्र में बीजेपी किसके लिए घेराबंदी कर रही है। बीजेपी नेता देशमुख के साथ शरद पवार पर भी साध रहे निशाना। अगर फसाद की जड़ एनसीपी है तो बीजेपी फिर उसके साथ क्यों जोड़ रही है तार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।